नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 5 क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं और यह आईआरएस पार्ट 3 के अंदर आ रहे हैं। आईआरएस का मतलब हो गया इंटेंस रिवीजन सीरीज। तो टोटल 50 क्वेश्चन पोस्ट हो चुके हैं। उन्हीं 50 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन लेके हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको कम्युनिटी पोस्ट डेली फॉलो करते रहना है। वहाँ पे 5-5 क्वेश्चन आएंगे एंड साथ ही साथ जो पिछला दिन 5 क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाए और मैथ्स में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तो 360 डिग्री एनालिसिस जो वीकली आता है और इसमें हम वीक के जितने भी अच्छे मॉक हैं उसके अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल से मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें है कि एम एंड आर शॉपिंग के लिए जाते हैं एंड साड़ी खरीदते हैं अलग अलग कॉस्ट प्राइस पे। जो आर का कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपये ज़्यादा है एम के कॉस्ट प्राइस से। फिर है कि शॉपकीपर को टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ है दोनों साड़ी को बेचने पे, जिसे उसने 6000 में लिया था। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ये किसका कॉस्ट प्राइस है? ए है आपका सेलर का कॉस्ट प्राइस या बोल सकते हैं दुकानदार का कॉस्ट प्राइस। तो हमें बताना है ना एम ने साड़ी कितने में खरीदा था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यही बात है। अब देख लीजिए, जो दुकानदार है ना उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा। बोले कि देखो 6000 में तो खरीदा है, 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7200। 7200 जो है दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। 7200 में कौन कौन आ रहा है? एक तो आपका आ जाएगा एम, दूसरे आ जाएगा आर। हमें पता है कि एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस से 250 रुपये ज़्यादा है, इनफैक्ट आर का ज़्यादा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो 7200 है ना इसमें से 250 रुपये पहले ही माइनस कर दो। तो 0, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया आपका 71, तो 6950 आ गया। अभी इसका आधा आधा दोनों को दे दो तो कितना आ जाएगा? 34 दूना 68, 3475। इसको भी 3475 ही देते, लेकिन चूंकि इसके पास 250 रुपये हम पहले ही निकाल चुके हैं तो 250 इसको दे देंगे। तो जोड़ दीजिए और 5 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 34 2 36 1 37, 3725। तो एक को जहां मिला है 3725, दूसरे को मिला है 3475। हमें बताना था एम को कितना मिला है, तो ये मिला है आपका 3475। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि एक शॉपकीपर है, वो अपना पेन का मार्क प्राइस कुछ रखता है। यह बोल रहा है कि 22% अबव कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका उसे 22% ज़्यादा रखा, बावजूद इसके 15% का डिस्काउंट देता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वह 111 रुपये का प्रॉफिट कमाता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो बात यह है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हमें पता है कि 22% का मार्कअप है, तो 22% इसने क्या किया है? मार्कअप। देखिए, मार्कअप का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बढ़ा के दाम रखना, ताकि दुकानदार जो है आपका ग्राहक को मूर्ख बना सके। ये बोल सके कि देखो भैया हम तो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और फिर कस्टमर भी खुश है, सेलर भी खुश। तो ये है उसका कॉस्ट प्राइस, ये है उसका मार्क प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का कैटेगराइजेशन ना करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सक्सेसिव चीज़ें होती है। हमें पता चला कि जो 100 का आइटम है ना वह 122 में बेचता अगर कोई डिस्काउंट ना होता तो, लेकिन इसने 15% का डिस्काउंट दिया है। 15% का डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान है कितने में बेच रहा है? 85 में बेच रहा है। इसको तो हम ये भी बोल सकते हैं 5 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, और ये 17 बार में, फिर 2 से 10 बार में, और ये 61 बार में। तो आप देखोगे 1000 रुपये का जो सामान है ना, ये 17, 102 और एक 103, 1037 में बिक रहा है ना। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपका क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया देख लीजिए दोस्त, ये हो गया 37 का। ध्यान दीजिए, सक्सेशन में चूंकि चल रहे हैं तो ये वाला आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये वाला हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट है वो 37 का नहीं 111 का हुआ है। ये जो 37 यूनिट है इसका वैल्यू 111 रुपीज़ है, मतलब कि 3 से गुना करना है। तो कॉस्ट प्राइस जो निकालना था हमें, वो जो कि 1000 है, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 3000, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं सक्सेशन आपको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो फर्स्ट रेशियो है वो किसको दर्शाता है कि ये मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, इसका वैल्यू कितना हो गया? 122 मार्क प्राइस है तो ये 100 रुपये हो गए। जो दूसरा रेशियो है ये क्या दर्शाता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो क्या है। सेलिंग प्राइस है आपका 85 या फिर 17 लिख लेंगे, जब मार्क प्राइस का मार्क प्राइस कितना है आपका 20। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से मार्क प्राइस कैंसिल हो सके, क्या बचेगा? सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ही बचेगा ना।
रेशियो कितना आ जाएगा 1037/1000। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली इसे सक्सेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन 3 में है कि पेरीमीटर ऑफ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वह इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड के, जिसके साइड का रेशियो है 3:2:4। मतलब कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और एक ट्रायंगुलर फील्ड है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 500 मीटर स्क्वायर, यानी इसका साइड जो है 5:4 के रेशियो में, 5:4 के रेशियो में है। मतलब ए अगर 5 है तो ये 4 है। ध्यान दीजिए, जब आप एरिया निकालने जाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो यहाँ पर 5x और 4x लिख के देखिए, 4x होगा ना। अब जब हम बोलेंगे इसका एरिया क्या है तो आपको पता चलेगा एरिया हो गया है 20x स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 500। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, गया 25 ना, एक्स का वैल्यू आ गया है 5। जैसे यहाँ पता चला एक्स का वैल्यू 5 आया, ये 4x का वैल्यू 20 हो जाएगा एंड 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। हमें पूछा है कि देन कैलकुलेट लॉन्गर साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगुलर फील्ड का लॉन्गर साइड क्या होगा, पहले बताइए इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर आ रहा है 25 और 20 45 दूना 90 सेंटीमीटर आ गया। यही पेरीमीटर ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। ट्रायंगल का सीन क्या है कि एक है 3, एक है 4, एक है 2, 4 3 7 2 9। ये जो 9 यूनिट है ये किसके बराबर हो गया, बोले कि 90 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 4 यूनिट का ना। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर ही आपका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, इसमें है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी एस एस आर पे परपेंडिकुलर है, आर वाई है पी एस पे परपेंडिकुलर। पी क्यू का वैल्यू है, पी एस का वैल्यू है, हमें सॉरी पी एक्स का है, आर वाई का भी वैल्यू दी है, हमें निकालना है कि पी एस का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ऐसा लग रहा है कि एरिया को इक्वेट करके आंसर आ जाना चाहिए। पी क्यू आर एस ए हो गया ना, पी एक्स जो है एस आर पे परपेंडिकुलर है। देखिए एस आर को फर्दर इधर एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। 1 मिनट, हाँ जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका नाम क्या है, पी एक्स, ये हो गया। इसको यहाँ लिख देते हैं। अगला परपेंडिकुलर क्या है, आर वाई जो है वो पी एस पे परपेंडिकुलर है। तो पी एस को अभी फर्दर ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड यहाँ से आर से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे इसका नाम क्या होगा, आर वाई। ये हो गया। जो डेटा दिया है कि पी क्यू का वैल्यू है आपका 21 सेंटीमीटर, पी एक्स का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, आर वाई का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है पी एस का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो जो पी एस अगर एक्स है तो ये वाला भी एक्स ही होगा, बोल के ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो बेस इंटू हाइट होता है। अगर आप पी क्यू को बेस मान रहे हैं तो इसका हाइट आप पी एक्स को मान सकते हैं। और 1 मिनट, पी क्यू इंटू पी एक्स। एंड अगर आप पी एस को मान लीजिए हाइट बेस मान रहे हैं तो इसका जो हाइट है ये आपका क्या हो जाएगा, आर वाई। बस काम खत्म। पी क्यू का वैल्यू 21, पी एक्स का वैल्यू 8, पी एस आपको चाहिए एंड आर वाई का वैल्यू कितना हो गया 12। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 7 21। पी एस का वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। और 14 सेंटीमीटर मतलब कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि एक ट्रेडर जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक है आपका 31% का, दूसरा 32% का देता है। अगर मार्क प्राइस है इसका 31300 तो हमें बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए एक तरीका है कि जो आपका सक्सेसिव है उसका यूज कर ले, मतलब कि ये बोले कि अच्छा एक डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 100 का सामान पहले बेचेगा 69 में क्योंकि 31% का डिस्काउंट है। फिर जो है 100 का आइटम कितने में बेचेगा 68 में। और फिर आप ये बोलोगे कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये हाँ मतलब सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। फिर मार्क प्राइस को इक्वेट करेंगे 31300 के बराबर तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम तो नहीं लग रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्यों ना हम डी इफेक्टिव निकाल, जब भी आपके पास 2 डिस्काउंट है तो आप डी इफेक्टिव निकाल सकते हो। ये होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2/100, यही है।
अगर हम इसका यूज करें तो एक हो गया आपका 31, एक हो गया है 32, माइनस जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 एक बार में, और 32 दिया 96 और 3 99, तो 992 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। यहाँ से आपके पास आ रहा है कि 63 में से 9.92 को माइनस कर लो तो 54 होता, अभी 53.08 आ गया। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना होगा, चूंकि 53.08% ये तो डिस्काउंट है, तो जब सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे तो 31300 जो कि हुआ आपका मार्क प्राइस, इसका कितना परसेंट पे करना पड़ेगा इसे, मतलब कि 47% पे करना पड़ता, लेकिन अभी 46.92% पे करना पड़ेगा। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या करना पड़ेगा, 313 को अगर हम 469 है तो चलिए 47 बोल सकते हो सीधे, या 47 से मल्टीप्लाई करके देख लेते। 7 तिया 21, फिर 7 2 9 और 7 तिया 21, 4 तिया 12 मतलब 52 आ गया, फिर आ गया 4 तिया 12, तो 14 6 मीन्स 7 1, तो 14 करके जो आंसर आएगा वही आना चाहिए, तो ये सही आंसर ये आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी नहीं किया, आपको लॉजिकली जब करने जाएंगे एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कि एवरेज रन जो है एक बैट्समैन ने 21 इनिंग में जो स्कोर किया है वो x है, वह 87 स्कोर करता है नेक्स्ट इनिंग में। नेक्स्ट इनिंग का मतलब 22nd इनिंग में, एंड उसका बैटिंग एवरेज हो जाता है 1.5 से इंक्रीज कर जाता है। हमें बताना है कि 22nd इनिंग में उसने कितना स्कोर किया। देखिए अगर आप इसको डेविएशन से सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे नंबर एंड एवरेज लेके हम चले तो 21 इनिंग में इसका एवरेज कितना था, x था। तो अब क्या हुआ कि जो 22 इनिंग्स है, 22 इनिंग्स का मतलब हुआ इसने 87 स्कोर किया है, तो एवरेज जो है ना x प्लस 1.5 हो। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर डेविएशन का यूज कर रहे हो तो कैसे हम यूज करेंगे, ये जो 87 इसने स्कोर किया, 87 में से x जो है एवरेज मेंटेन करने में चला गया होगा, तो जो एवरेज इंक्रीज करने में काम आएगा वो कितना आएगा, बोले कि 87 माइनस x, यही एवरेज इंक्रीज करने में काम आएगा। और यह कितना एवरेज इंक्रीज किया है, बोले कि जो 22 लोग हैं ना उनका एवरेज 1.5 से इंक्रीज किया है, मतलब 22 इंटू 3/2 जिसे आप बोल सकते हो 33 हो गया है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू देख लीजिए 43 है ना, सॉरी 54 आ गया। अगर x का वैल्यू 54 है, हमें बताना है कि 22 इनिंग के बाद एवरेज क्या है, तो 22 इनिंग के बाद ये वाला पार्ट बताना है ना आपको, तो कितना आ जाएगा 55.5। अच्छा टोटल स्कोर पूछा है इसने, कोई बात नहीं, टोटल स्कोर जब देखेंगे टोटल स्कोर कितना आएगा 21 इंटू एक्स प्लस 87 कर सकते हैं, तो 21 चौका 84 और 105 और 8 कितना हो जाएगा 113 में आपको 87 जोड़ना है, 7 4 11, 8 3 11, 1 12, 11 और 1 12, तो 1221 आ रहा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो एकदम बेसिक है वो हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो ना पहले टोटल स्कोर था 21x, इसमें 87 ऐड कर दिया, अब हो गया 22 इंटू एक्स प्लस 1.5। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे 22x में से 21x गया x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 54 आ गया 54, बस x का वैल्यू 54 आ गया और आपको निकालना क्या है कि टोटल स्कोर कितना। तो देखिए अगर डेविएशन का यूज कर रहे हो तो यहाँ से कर लीजिए, नॉर्मली कर रहे हो तो यहाँ से कर लीजिए, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 7% एवरेज वेट ऑफ 30% जो है वह 1 kg से इंक्रीज हो जाता है जब एक इंसान जिसका वजन है 75 kg उसको एक नया बंदा रिप्लेस करता है। हमें बताना है कि नए बंदे का वेट क्या होगा। यहाँ पे आप ये समझिए कि टोटल 30 लोग था, बोल के ठीक है, इनका एवरेज क्या था, कुछ था। अब एक बंदा क्या हुआ, सीन हुआ है कि 75 kg का एक बंदा गया है और कुछ kg का मान लेते हैं या y kg का एक बंदा आया है। ऐसा करने से जो ग्रुप का एवरेज है वो कितना हो गया है x प्लस 1। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक बंदा गया एक बंदा आया, तो ग्रुप में जो 30 लोग थे अभी भी 30 लोग ही होंगे, बल्कि ये भी सही है। तो देखो ग्रुप का एवरेज क्यों बढ़ा, तभी बढ़ सकता है जब आने वाले बंदे का वजन जाने वाले बंदे से ज़्यादा होगा। मतलब ये जो डिफरेंस है ना y माइनस 75, यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रुप के एवरेज को बढ़ाने के लिए। चूंकि ग्रुप का एवरेज 1 kg से बढ़ा है,
और टोटल 30 लोग हैं, तो टोटल इंक्रीमेंट 30 इंटू 1 हुआ होगा, बोले कि बिल्कुल सही। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 kg। बात समझ गए, 105 kg इसका सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए ऐसा करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ा, नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं। बोले कि 30 लोग हैं ना, पहले वजन कितना था, बोले कि 30x में से एक बंदा चला गया 75 kg। अब एक और बंदा आया है, मान लेते हैं इसका वजन कितना है y kg। क्या हो गया, अभी टोटल कितने लोग हो गए, बोले कि टोटल लोग हो गए हैं 30, क्योंकि एक बंदा गया एक बंदा आया 30। लेकिन ग्रुप का एवरेज कितना से बढ़ गया, ग्रुप का एवरेज आपका 1 kg से बढ़ गया। तो पहले एवरेज कितना था x, अब एवरेज कितना हो गया x + 1। ऐसे कर लेंगे, तो यहां से देखोगे कितना आ जाएगा 30x + 30 आ रहा है, गया गया। y का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, यहां से भी 75 + 30 आ गया है 105। तो देख रहे हो, कोई भी मेथड अपना लो, बेसिक भी इजी है एंड डेविएशन तो है ही इजी। 8 नंबर में है कि एक लाइब्रेरियन है, इसके पास 50 स्टोरी बुक है। अच्छा, उसने लाइब्रेरी के लिए 50 स्टोरी बुक्स खरीदा है। उसने देखा कि उसे 14 और बुक्स मिल जाते अगर वह 76 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करता। मीन्स एज ए होल अगर 76 ज़्यादा इन्वेस्ट करता तो उसे 14 बुक्स और मिल जाते। लेकिन ऐसा करने से एवरेज प्राइस पर बुक जो है वो 1 रुपये से कम जाता। हमें बताना है कि जो इसने खरीदा उसका एवरेज प्राइस पर बुक क्या था। कोई बात नहीं, इधर देखिए, इनिशियल हम नंबर एंड एवरेज लेके चलते हैं। इनिशियली क्या हुआ, इसने 50 बुक्स खरीदा है, मान लेते हैं उसका एवरेज क्या था, ए था। अब यह बंदा अगर 76 रुपीज़ और इन्वेस्ट किया, मतलब कि अगर इसने 76 और इन्वेस्ट किया होता तब जो इसके पास नंबर ऑफ बुक्स है वो कितने हो जाते, बोले कि 14 बुक्स और हो जाते। तो 50 + 14 कितना हो जाएगा, 64 बुक्स हो जाता। लेकिन एवरेज प्राइस जो है वो कितना होता है, 1 रुपये कम जाते, ये -1 हो जाता। बोले कि चलो आराम से करते हैं। इनिशियली वो कितना स्पेंड कर रहा है, 50 बुक्स है, अगर एवरेज ए है, हर एक बुक का एवरेज प्राइस ए है, तो इनिशियली वो 50 ए स्पेंड कर रहा है। बोले कि ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं, तुम ना 76 रुपीज़ और इन्वेस्ट करो। तो उसने बोला कि ठीक है भैया, कर लेते। अब क्या हुआ, अब इसके पास टोटल जो बुक्स है वो कितने हो गए हैं, 64 हो गए। ये भी सही है, लेकिन बुक का जो एवरेज प्राइस है वह ए ना हो के ये -1 हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से जो आ गया है कितना आ गया, 64A - 64। आप इसको अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14A का वैल्यू आ गया 6 4 10, 7 6 13 1 14। ए का वैल्यू कितना है, 10। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्राइस ऑफ बुक कितना था, तो आंसर है 10 रुपये। पहले का ही बताना है, तो पहले का तो ए ही हम लेके चल रहे थे। देखो कितनी आसानी से हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अगर कोसेक स्क्वायर + कॉट स्क्वायर का वैल्यू दिया है तो कॉट 2 थीटा निकालना है। देखिए, कॉट 2 थीटा अगर आपको नहीं पता है तो आप tan 2 थीटा निकालो। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा। बात समझ गए। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा + कॉट स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 + कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा = 5/3। तो यहाँ से आप देख पाओगे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना गया, 5/3 में से 1 गया 2/3 आएगा, मतलब क्या गया 1/3। तो कॉट थीटा है आपका 1/√3 भी हो सकता है एंड -1/√3 भी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाया। तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले केस में थीटा जहां 60 डिग्री होगा, दूसरे केस में आप थीटा को 120 डिग्री लेके चल सकते हैं। 2 थीटा क्या होगा, अगर 60 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी 120 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री किस में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब भैया जब आप कॉट 2 थीटा लोगे तो 120 डिग्री, कॉट 120 कितना हो जाएगा, बोले कि वही जो कॉट 60 डिग्री होगा बस माइनस आ जाएगा, -1/√3। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 1/√3। तो लकीली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक ही सिलेक्ट करना है तब आप क्या करोगे, थीटा = 60 डिग्री लेके सॉल्व करोगे। अगर कुछ कंडीशन ना दिए तो बाय डिफॉल्ट हम वही एंगल लेके चलेंगे जो आपका एक्यूट आ रहा था। तो थीटा = 60 डिग्री एक्यूट आ रहा है, तो यहाँ से आंसर हम टिक करेंगे -1/√3। अब sin x - 3 cos x का वैल्यू √3 cos x दिया तो हमें cot x निकालना है। ये बेहद ही आसान सवाल था। यहाँ से sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x कॉमन ले लेंगे आप तो आ जाएगा आपका
√3 + 3, हमें चाहिए कॉट ना, कॉट एक्स कितना हो जाएगा 1/3 + √3 हो गया। फिर क्या करेंगे 3 - √3 एंड 3 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3 - √3 और 3 के 9 में से 3 का कितना आ गया 6, तो 3 - √3/6 आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि गीता जो है बबीता से 5/2 टाइम्स तेज है, मतलब गीता जी तेज भाग रही हैं बबीता जी से। रेस में गीता जो है वो बबीता जी को 40 मीटर की लीड देती है कि जा बहन 40 मीटर पहले खड़ा हो जा। आपको डिस्टेंस बताना फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट जब वे दोनों आपस में मिलेंगे। कोई बात नहीं, आप ना चीज़ों को हमेशा बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, भले ही समझने में 10-15 सेकंड का ज़्यादा लॉस हो जाए, लेकिन समझ लेंगे। यहाँ पे होंगी गीता जी और ये होगी बबीता जी, इनके बीच का गैप कितना है 40 मीटर। क्या रेस जो है एक ही साथ स्टार्ट हुआ है, बोले कि बिल्कुल सही। मतलब कि इस सिनारियो में टाइम जो है ना दोनों का सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस ये लोग ट्रेवल करेंगे d1 d2, या इनके स्पीड s1/s2 के रेशियो के बराबर होगा। अगर हम ये मान लें कि s1 गीता जी का स्पीड है, s2 बबीता जी का स्पीड है, तो जो रेशियो है गीता बबीता का ये आ जाएगा 5/2। मतलब चलो ये भी सही है। आप ये समझिए जब ये दोनों एक साथ पकड़े गए तो गीता जी क्या करेंगे, ये 5 यूनिट चलेंगी एंड बबीता जी कितनी जाएंगी, बल्कि बबीता जी तो उस देर में 2 यूनिट्स ही जाएंगी। चलो ये ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ना, गैप कितने का होगा 5 यूनिट, यहाँ से ये 2 यूनिट्स, बोलेंगे कि ये गैप हो गया दोस्त 3 यूनिट्स का, और ये 3 यूनिट्स किसके बराबर है 40 मीटर के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे 13.33 मीटर। अगर आप देखोगे तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग से कितने दूरी के बाद वो लोग आपस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से जिस दूरी पे ये लोग मिल रहे हैं ये कितना है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16, 13 × 5 = 65। ठीक है, तो 65.65 या फिर इसको 65.66 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 67 यही इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखेंगे तो 5 से करने पे 5 × 3 = 15, 1 = 16, 65 × 1 = 66। 66.65 एक्चुअली में 66.6 के ऊपर एक रिंग आएगा, तो जो आंसर निकल के आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 66.67 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें है कि ट्रेन है P जो d मीटर लंबी है, वो सेम टाइम लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में, और नहीं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जिसका लेंथ है 300 मीटर। जो ट्रेन क्यों लेती है जिसकी लेंथ d + 200 मीटर में है, और यह जो है 500 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इनके स्पीड का रेशियो दे दिया है 5 और 9। कभी कभी आपको लगेगा कि स्पीड के रेशियो से काम चलेगा, एक्चुअल स्पीड लेना पड़ेगा, तो आप अपने कलेजे के तसल्ली के लिए एक्चुअल स्पीड को 5x और 9x लेके चलिए। एक बात बताइए, एक ट्रेन जिसके खुद की लंबाई d मीटर है वह एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसका लंबाई है d + 300, तो सॉरी केवल 300 ना, तो हम बोलेंगे जो P है वो d + 300 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका स्पीड कितना है, बोलेंगे कि 5x, तो टाइम लगेगा बाई 5x। यह बराबर है एक ट्रेन जिसका लेंथ है d + 200 या 500 मीटर के ब्रिज को प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो d + 700 हो जाएगा, और इसका स्पीड कितना है 9x। आप खुद ही देख लो, ये गया। ठीक है, ऐसा भी आप ये समझ सकते थे कि जो टाइम है दोनों का सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से भी आपको डिस्टेंस का रेशियो मिल जाता है d + 300, d + 700, स्पीड का रेशियो मिल जाता है 5:9। ये भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9d + 2700 = 5d + 3500। यहाँ से 4d का वैल्यू कितना आ गया है 800, 27 + 8 ही होता है ना, हाँ, तो d का वैल्यू कितना आ गया 200। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 3 कार्स है जो आधे घंटे के इंटरवल पे निकल रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर जो थर्ड कार है वो सेकेंड कार को मिलती है। दिस मीटिंग हैपेंस हाफ एन आवर आफ्टर द थर्ड कार मीट्स द फर्स्ट वन। मतलब कि आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद ही जो तीसरी कार है वो पहली कार को मिल जा रही है,
अगर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मीटिंग्स जो है ये है आपका 30 किलोमीटर, देन हमें बताना है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार रिलेटिव टू फर्स्ट। कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एक बात बताइए, आधे आधे घंटे के इंटरवल पे चलना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जब पहली कार, 1 मिनट ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट कार C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। जब C3 ने चलना स्टार्ट किया तब C1 जो है 1 आवर चल चुका था, C2 जो है ये कितना है आपका 30 मिनट्स या 1/2 आवर चल चुका था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोले कि कोई दिक्कत नहीं। C3 ने अभी चलना स्टार्ट किया, हुआ क्या कि चलने से आधे घंटे के बाद जब C3 आधा घंटा चला तब जो कार 1 एंड कार 3 है आपस में मिल जाते हैं। तो जब कार 1 एंड कार 3 मिलेंगे तो उस केस 1 में क्या होगा, केस 1 देखिए, यहां पे आपको ये समझना है कि कार 3 आधे घंटे चली है, तो कार 3 का नाम Z रख लेते हैं, इनका नाम Y रख लेते हैं, इनका नाम X रख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब पहली बार मिलेंगे तो कार 3 आधे घंटे चली, आधे घंटे में Z/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वहीं कार 1 जो कि X है वह आधा घंटा और 1 घंटा पहले ही चल चुकी थी, आधा घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 आवर्स, 3/2 इंटू X होगा। गया गया, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि Z/X का जो रेशियो है ये आ गया है आपका 3/1। ये किसका रेशियो है, बोले कि ये इनके स्पीड का रेशियो, कितना हो गया स्पीड का रेशियो। ठीक है, चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हुआ है कि जो कार 3 है वह कार 2 को मिल रही है। कार 2 को मिलने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में किधर गया, हाँ कार 1 को 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ा, तो 1 घंटे में कार 1 Z किलोमीटर जाएगी। वहीं कार 2 जो है, देखिए जब कार 3 ने चलना स्टार्ट किया उस समय कार 2 1.5 घंटा, आधा घंटा पहले ही चल चुकी थी, 1 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3/2, ये हो गया 3/2Y। तो यहाँ से आप Z/Y लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ये हो गया इनके स्पीड का रेशियो। फिर से बोल रहे हैं स्पीड का रेशियो आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। अगर हम इनके स्पीड के रेशियो की बात करें तो X का स्पीड अगर 1 यूनिट है तो Y का 2 है, Z का कितना हो गया 3। अब स्पीड को रेशियो में रखे तो चलेगा। मान लीजिए कि आपको लगना है कि नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू में लेके चलेंगे तो इसको K2 के 3 के भी लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, जिसमें इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 मीटिंग पॉइंट्स इज 30 किलोमीटर। आप मीटिंग पॉइंट्स के सिनेरियो को समझिए। यहाँ पे पहले जो है आपका कार 1 एंड कार 3 मिल चुका है एंड कार 2 ऐसे जा रहा है। तो अब जो ये दूरी है दोनों के मिलने की, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं लोग ये रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। कार 3 इधर जाएगा, कार 2 इधर जाएगा, इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है ना, या कितना K किलोमीटर पर आवर, इसी से डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बोले कि बात तो सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे Z एंड Y के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है K, इस स्पीड से अगर 1/2 घंटे तक जाते हैं तो कितना है 30 किलोमीटर जाएंगे, तो K का वैल्यू कितना आ गया 60। जैसे ही आया K का वैल्यू 60, हमें बताना है आपको कि द स्पीड ऑफ सेकेंड कार रिलेटिव टू फर्स्ट। तो सेकेंड कार रिलेटिव टू फर्स्ट कितना है, K यूनिट ही है। K यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 17 से लेकर 457 तक, जो आपका 5 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल। अगर 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका जो LCM है 5 एंड 3 का उससे भी डिविजिबल होगा, जो कि आ रहा है 15। तो हमें 17 से लेकर 457 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो आपका 15 से डिविजिबल हो। पहला नंबर तो आ जाएगा 30, जिसे आप लिखोगे 15 इंटू 2, ऐसे कर करके चल रहा है। आप ना 457 को 15 से डिवाइड करो तो देखिए 450 जो है एक नंबर मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 450, जिसे आप बोल सकते हो 15 गुना 30। ये हो गया ना, ये है 450 और यहाँ पे कितना है 30। तो क्या आप ये मानने को तैयार हो कि एक नंबर 15 गुना 2 है, फिर आएगा 15 गुना 3, ऐसे कर करके जाएगा और 15 गुना 30 तक जाएगा। तो टोटल नंबर्स कितने, 2 से लेकर 30 तक टोटल कितने हैं 29 नंबर्स आएंगे।
अगर 1 से 30 तक बात होती तो टोटल 30 नंबर आते। तो ऐसे टोटल 29 नंबर से जो आपका 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है गिवन रेंज में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें है कि 5 बेल्स है जो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड के इंटरवल पे। तो 1 घंटे 20 मिनट में ये लोग कितनी बार एक साथ बचेंगे। तो सबसे पहले जो है इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ये बताएगा कि दोबारा ये लोग फिर से कब एक साथ कब बचेंगे। इसका है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है एंड 25 है। तो देखिए 25 तिहाई 75, 75 से तो ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 300 आ गया ना, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 5 मिनट्स। आपको निकालना है कितनी बार एक साथ बचेंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स जब भी निकालना हुआ इसके लिए आपको करना है कि जो टोटल टाइम स्पेंड दिया है ये है 1 घंटे 20 मिनट का। 1 घंटे 20 मिनट को आप कितना बोल सकते हो 80 में से जिस इंटरवल में वो लोग एक साथ बज रहे हैं इसे डिवाइड करना है और +1 ऐड करना है। +1 क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था t=0 में, t=0 में वो लोग एक साथ बजे होंगे ना, एक साथ। आप समझो ना कि जैसे ही 5 मिनट हुआ, 5 मिनट वो लोग 2 बार एक साथ बज चुके हैं, एक जब शुरू हुआ था और दूसरा जब 5 मिनट हुआ, इसलिए हम +1 ऐड करते हैं। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 17 टाइम्स। तो 17 बार वो लोग एक साथ बजेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कि अकबर लेफ्ट अ विल है 44100 मीन्स 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार मीन्स 44,100 दो बेटे के लिए छोड़ता है जिनका उम्र है 14 और 15 साल। उन्होंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है कि दोनों बेटों को क्या है इक्वल अमाउंट मिलेगा जब वे लोग 17 साल के होंगे। कंपाउंडिंग हो रहा है 10% के रेट से। तो हमें बताना यंगर को कितना मिलेगा। आप खुद सोचो, यंगर को मान लेते हैं कि A यूनिट मिला है, तो 10% की रेट से मतलब 1 + 10/100 कितने साल तक। जो छोटा है उसको 3 साल तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा A1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो A2 है ये आएगा 1 + 10/100 का पावर और 2, क्योंकि 2 साल तक ही इसका चलेगा। तो देखिए A चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे A1/A2 का जो वैल्यू है ना ये आ गया 10/11। 10/11 का मतलब जो टोटल अमाउंट है 21 आ रहा है, 21 का वैल्यू है 44100। एक का वैल्यू कितना आएगा 2100। अगर एक का वैल्यू 2100 है, जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को कम मिलेगा क्योंकि इसे इंटरेस्ट ज़्यादा दिन तक मिल रहा है। इसका वैल्यू हो जाएगा 21 पे 30, मतलब इसे 21,000 मिलेंगे। एंड जो बड़ा है बड़े को क्या मिलेगा आपका बाकी के पैसे मिल जाएंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर में है कि एक सर्टेन सम जो है वो 1758 रुपये हो जाता है 2 साल में एंड 3 साल में हो जाता है आपका 2021.7। कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ये है t=0, यहाँ है t=2 और ये हो गया t=3। और t=2 में कितना है 1758 एंड t=3 में 2021.7। आपको ये समझना है कि t=2 से t=3 में सिनारियो क्या हो रहा होगा। चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो साल के अंत में जो भी अमाउंट होता है वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो हम ये बोल ही सकते हैं ना कि ये जो है 3rd ईयर के लिए ये जो 1758 है प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बल्कि ये भी सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया 0.7 है। 13 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, फिर बचेगा 11 में से 5 गया 6 और ये बचेगा आपका 19, 19 में से 17 गया 2। तो 263.7 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें रेट चाहिए तो 263.7 रुपीज़ मिले हैं इन्हें 1758 के पे कितने 100 से गुना करना पड़ेगा। यह है 26370 डिवाइडेड बाई 1758। आधा कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 1 17, 8 7 दूना 14, फिर 9। ये देख लीजिए 8 9 17, 7 5 12 1 13, 17 8 25 1 26, मतलब 1.5 से गुना करने पे आ रहा है। तो सही आंसर कितना आ जाएगा 15% आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक सम है जो बोरो किया गया है, पे किया गया है इसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 980 रुपीज़। 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको ये बताना है कि जो कितने पैसे उधार लिए गए थे। अगर 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका मतलब है कि पहले साल अगर आपको पैसे चुकाने हैं तो 25 यूनिट की जगह मात्र आपको 26 यूनिट देने पड़ेंगे और पैसे चुक जाएंगे। दूसरे साल जब चुकाने जाएंगे
तो 625 के जगह पे आपको 676 देना पड़ेगा, तब जाकर पैसे चुकेंगे। समझ रहे हो? चूंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो ये जो 26 है इसको भी 26 से गुना करना पड़ेगा 676 लाने के लिए, इधर भी 26 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 650। टोटल कितना हो जाएगा देखेंगे तो ये आ जाएगा 1275, और यहाँ पे आ जाएगा 6 6 12, 7 9 14 1 15, 6 6 12 1 13। ये वाला आपका प्रिंसिपल है जो आपने उधार लिया है, ये वाला आपका है अमाउंट। लेकिन हमें अमाउंट से काम नहीं है, हमारा काम तो है ये जो 676 है ना इंस्टॉलमेंट, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 980। तो 1275 का वैल्यू कितना आएगा? 1275 ये आ जाएगा आपका 980 इंटू 1275 डिवाइडेड बाई 676। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए 676 है और 980 में को 676 से डिवाइड करना है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स आ रहा है तो देखिए 33 दूना 66 होता है ना, 167 338 अगर आप जोड़ोगे तो 8 6 14, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 1014 आ रहा है, जो कि आपका 980 से ज़्यादा है। मतलब 676 का 1.5 गुना 980 से ज़्यादा हो गया। वहीं 1275 को 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 637 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 12 6 18 1900 समथिंग आ जाएगा। तो 1900 समथिंग से जस्ट कम आंसर चाहिए, तो जस्ट कम आंसर क्या है आपका? 1850 वाला दिया। ये वाला तो 1960 तो आएगा नहीं, तो यही सही आंसर होगा। हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया, फिर अगर आप चाहे तो एक्चुअली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 19 नंबर में है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेक्टेंगुलर वॉल जो 75 के दर से 6825 है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल है इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल जिसका एरिया है 196 है। तो इसका साइड कितना हो जाएगा? साइड हमें पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर 14 मीटर हो जाएगा। तो हमें ब्रेथ निकालना, कैलकुलेशन करेंगे। तो साइड कितना है? 14 मीटर, ये हो गया लेंथ। ब्रेथ मान लीजिए b, और 75 के रेट से अगर आप पेंट कर रहे हैं तो खर्चे आएंगे 6825, 7 और 6 13 और 8 21, मतलब कि कट जाएगा। फिर 5 से 15 से करेंगे तो 15 5 75, 15 चौका 60, फिर 15 5 75, फिर बचा 7, तो फिर 15 5 75, 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 8 40, 15 45 ना 91। तो बी का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, 7 से 13 बटा 2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर है, मीटर आ रहा है, माफ कीजिए 6.5 मीटर इसका आंसर है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 20 नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें कि विड्थ ऑफ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड जो है वो आपका 4.5 मीटर है, एंड इसका एरिया है आपका 105.75 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। देख लीजिए सिनारियो क्या है। ये हो गया स्क्वायर फील्ड है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो साइड है ना, 1 मिनट करते हैं, स्क्वायर के साइड को ए मान लेते हैं। तो जो बाहर वाला साइड है 4.5 इधर 4.5 इधर करेंगे तो a+9 हो जाएगा। ये जो एरिया दिया है क्वेश्चन में ये होगा a+9 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू है 105.75। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? एक तो 9 इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 2a+9, ये है 105.75। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9 से कितनी बार में जाएगा? 11 9 99, फिर बचा कितना? 6 9 7 63, 9 5 45 गया था ना। तो 2a का वैल्यू आ गया आपका 2.75। हमें चाहिए पेरीमीटर, तो 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 47 9 54 55, 5.5 आ जाएगा ना। 4a का वैल्यू 5.5 है। तो जो खर्चा होगा एक्सपेंसेस, आप 100 के रेट से करो ना, एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका 550 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ में फेंसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसा दिया है हमें फेंसिंग करना फील्ड के चारों तरफ, पाथ को लेकर नहीं करना है। तो ये जो फील्ड है ना इसका आपको पेरीमीटर लगेगा। इसका पेरीमीटर कितना है? 4a, और 4a को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि एक बोट जो है वो 3x/5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है एंड 2x/5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 20 किलोमीटर पर आवर। यह दिया गया है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम इन 14 आवर्स। अच्छा, टू ट्रेवल अपस्ट्रीम इज 14 आवर्स मोर देन टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? कोई बात नहीं। एक बात बताइए,
डाउनस्ट्रीम में कितना गया 3x/5, तो 3x/5 किलोमीटर आप जा रहे हो। स्पीड आपका कितना है, तो 12 है आपका और 8 स्ट्रीम का, तो मिल के आ गया है 20। ठीक, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 2x/5 किलोमीटर आप जा रहे हो और स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यही जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, टाइम कितना ज़्यादा लगा, अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगा है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वैल्यू कितना है 14 आवर्स का। तो देख लीजिए 20-25 100 है और ये अगर 20 हो गया तो 5 हो गया ना, 10 में से 7x आ गया। 7x/100 का जो वैल्यू है कितना है 14, ये 2 बार में चला गया। x का वैल्यू कितना आ गया 200। अगर x का वैल्यू 200 है, हमें क्या बताना है कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था 3x/5, 3x/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मीन्स आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नंबर 22 में देखिए, इसमें कि एक बोट जो है सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपस्ट्रीम में एंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है डाउनस्ट्रीम में। टोटल टाइम लगा है इनको 7 आवर 48 मिनट्स का। ओके, अपस्ट्रीम का स्पीड जो है वो क्या है 62.5 है डाउनस्ट्रीम के स्पीड। अगर बोट का अच्छा स्पीड का स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट कितना हो। आराम से करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के स्पीड का जो रेशियो है वो 62.5% से आ जाएगा। एक बात बताओ, 62.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8 जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 12.5%, ये मतलब 5/8 हो गया। तो अपस्ट्रीम का जो स्पीड होता है कितना होता है, बोले कि अपस्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं बोट का स्पीड x है एंड स्ट्रीम का स्पीड y है, तो x माइनस वाई होगा। नीचे आपका आ जाता है x प्लस वाई, ये वैल्यू कितना है 5/8। चलो अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक बोट जो है सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम में एंड उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउनस्ट्रीम, मतलब कि डिस्टेंस सेम है। जैसे ही डिस्टेंस सेम हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड का रेशियो है s1/s2 या टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा t2/t1। बोले कि बात तो सही बोले गुरु। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये तो 5/8 स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, मतलब ऊपर t2 लिखना पड़ेगा, नीचे t1 लिखना पड़ेगा। t2 का मतलब ये हुआ है डाउनस्ट्रीम में, ये हुआ है अपस्ट्रीम में। तो इधर से क्या आ गया t2/t1 का रेशियो देखोगे, मतलब डाउनस्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम, ये 5/8 है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 13 यूनिट्स आ गया है। अबे 13 यूनिट्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए, यहाँ से 7 आवर 48 मिनट्स। 48 मिनट्स को आप कैसे लिखोगे, 48/60 करोगे तो बच्चों 48 एंड 12×25 60, कितना आ गया 39/5 आवर्स आ गया है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो 13 यूनिट्स है इसका वैल्यू कितना आ गया है 39/5 आवर्स। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3/5 आवर्स। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो 5 यूनिट है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आवर्स। तो जो डाउनस्ट्रीम में जाने में टाइम लगा है इन्हें कितना लगा है 3 आवर्स का लगा। अब बात ये है कि हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल बताना है तो एक्चुअल स्पीड पता करना पड़ेगा। बोले कि चलो ये भी सही है, एक्चुअल स्पीड कैसे पता चलेगा। ये जो हमने रेशियो लिखा था ना x माइनस वाई, इसका देखिए स्पीड कितना दिया है, बोले कि 3 दिया हुआ है कि स्ट्रीम का स्पीड है, तो x माइनस 3 हो गया, नीचे x प्लस 3 होगा, ये वैल्यू कितना है 5/8। तो अगर आप ऐसे देखें तो क्या होगा 8x माइनस 24 का वैल्यू आ गया है 5x प्लस 15 ना, तो 3x का वैल्यू 39, x का वैल्यू कितना गया 13 में से 3, हाँ ठीक है, x का वैल्यू 13 आ गया है। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आएगा आपका, स्पीड कितना हो गया है डाउनस्ट्रीम का 13 + 3 16 किलोमीटर पर आवर, और टोटल कितना टाइम लगेगा इन्हें 3 आवर्स। तो 16 कितना हो गया 48 किलोमीटर हो गया। वैसे हमें निकालना क्या है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब d नहीं, हमें 2d निकालना है। 2d का वैल्यू कितना होगा 96 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताया। जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना ज़्यादा हौच-पौच कौन करने जाता है, सीधे 5/8 करेंगे और 13 का वैल्यू इतना करेंगे और अगले लाइन में आंसर निकाल लेंगे।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखोगे, इसमें कि एक बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जा सकती है 12 आवर 30 मिनट्स में, और यह 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 63 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जा सकती है 18 आवर 54 मिनट्स में। हमें बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कोई बात नहीं, तो पहले आप जा रहे हो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, आपका स्पीड होगा x प्लस वाई। फिर आप जा रहे हो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, आपका स्पीड होगा x माइनस वाई। ये कितना है 12 आवर 30 मिनट, 30 मिनट्स का मतलब 1/2 घंटे, तो 25/2। फिर आप जा रहे हो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम x माइनस वाई। आपको टाइम लग रहा है 18 घंटे 54 मिनट। 54 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 54/60 लिखोगे, यह आ गया ना 9/10। तो ये कितना है 18, 180 और 9 89, 189/10 हो गया ना। ऐसे कटेगा 21 चौका 84, 21 तिया 63, 21 9 189। अच्छा, आप सुविधा के लिए 1/x प्लस वाई को m एंड 1/x माइनस वाई को n अज्यूम कर लीजिए। तो अभी जो आपके पास डेटा है वो डेटा कितना आ गया है देखिए, चलिए ऐसे कर देते हैं 60m। अच्छा, इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 5 से 12 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, तो आ गया 12m प्लस 8n का वैल्यू 5 है, और यह है आपका 4m प्लस 3n का वैल्यू, अच्छा 5/2 है, ये हो गया 9/10। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे वाले को 3 से गुना करके माइनस कर लेंगे, तो 3 3 9 में से 8 गया, कितना आएगा n का वैल्यू कितना आ गया 27/10 है, और ये हो गया 5 तो 27 में से 25 गया 2, तो 2/10 आ गया। 2/10 का मतलब 1/5 आ गया ना। अरे वाह, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 5 है, माफ कीजिएगा x माइनस वाई का वैल्यू 5 है। अगर x माइनस वाई का वैल्यू 5 आया, n का वैल्यू 1/5 है, x माइनस वाई का वैल्यू 5 है। आप इस इक्वेशन से चलिए, इसमें क्या है 4m इक्वल टू क्या हो गया 9/10 माइनस 3/5, तो 6/10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 3/10। तो m का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, और देखेंगे तो 3/40 है ना, 3/40 m का वैल्यू मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आ गया आपका 13.33। वैसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका जल में नाव की गति, x का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 3 18.33 है ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और इसको और आप जल्दी कर सकते थे, ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, या फिर x प्लस वाई x माइनस वाई ये सब आप अंडरस्टूड करके क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये 1/x प्लस वाई है, इसके जगह पे हम डायरेक्टली m लिख रहे हैं। हर एक चीज़ एग्जाम में आपको या फिर मॉक टेस्ट के टाइम पे पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप माइंड में रिटेन कर सकते हो। यहाँ पे दिया है कि कंडीशन क्या होगा अगर इसके रूट का जो रेशियो है c/1 है। तो देखिए, रूट का रेशियो दिया है तो हम रूट्स तो मान ही सकते हैं कि एक रूट है आपका cm एंड दूसरा रूट क्या है m, एज लॉन्ग एज इसका रेशियो c/1 आ रहा है। आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स, बाय द वे रूट्स एंड जीरोज में बस डिफरेंस इतना ही है कि एक को हम पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन करते हैं, एक को इक्वेशन के लिए। तो किसको किसके लिए डिफाइन करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सम ऑफ रूट्स लेंगे तो m कॉमन आ जाएगा और बचेगा c+1, इसका वैल्यू है -b/a, एंड जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा cm², इसका वैल्यू क्या है c/a। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/a आ जाएगा। यहाँ से जब आप स्क्वायर करोगे तो m² 1 + c² का वैल्यू कितना है b²/a² ना, m² का मतलब हो गया 1/a²। तो यहाँ से m² का वैल्यू नहीं 1/a दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, क्या आ जाएगा 1 + c² डिवाइडेड बाई a का वैल्यू आ गया है b²/a²। तो b² इक्वल टू a टाइम्स c+1²। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है b² इक्वल टू a टाइम्स c+1², ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे x - 1/x का वैल्यू दिया और x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना। तो अगर इसका वैल्यू p हुआ
तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, आपको ये सब पता होगा, PQ + 3P हो जाएगा। कितना आ जाएगा 27 + 9, जिसे आप 36 बोल सकते हो। अगला देखिए 26 में दिया है कि एक फूड वेंडर है जो 150, 90 और 75 रुपये पर केजी क्या है ऑरेंज खरीदता है। अब ये ऑरेंज को अच्छा डिफरेंट प्राइस में जो ऑरेंज खरीदा है इसको 4:5:6 के रेशियो में मिलाता है एंड 40% के प्रॉफिट में बेचता है। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी क्या। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखो। अगर आप 3 वेराइटी को मिला रहे हो, ये हो गया प्राइस, एक 150 वाला है, एक 90 वाला है, एक 75 वाला हो गया। ये क्वांटिटी है 4:5:6 में। तो भैया आपका जो एवरेज प्राइस है या फिर मिक्सचर का प्राइस है वो तो एवरेज प्राइस हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। 15×4 = 60, 600, ये हो गया 9×5 = 45, 450, और ये भी हो गया 450। कितने यूनिट में डिवाइड करना है, 5, 4, 9, 6, 15 में डिवाइड करना है। ऊपर आ गया 900 और 600, 1500। तो एवरेज हो गया 100 रुपीज़ पर केजी हो गया। अगर 100 रुपीज़ पर केजी है तो सेलिंग प्राइस जब आप 40% के प्रॉफिट में बेचोगे कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़। कोई दिक्कत ही नहीं। 100 रुपये आपका खरीदारी है एंड 40% प्रॉफिट है तो 140 रुपये के हिसाब से बेच दो। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखोगे, हाँ जी, तो इसमें कि एक वेसल है जिसमें एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन रखा हुआ है। 64% क्या है, वाटर है। ओके, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया है वेसल से एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया गया है, रिजल्टिंग 30% एसिड हो गया। देन क्वांटिटी इन लीटर ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ वेसल कितना था। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इससे जब आप 4 लीटर निकाला है ना, 4 लीटर -4 लीटर निकाल लिए, तो भले ही आप इसमें से -4 लीटर निकाले, जो आप निकाल रहे हो ये सॉल्यूशन ही निकाल रहे हो। इसके बाद का जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा इसमें वाटर का तो कैपेसिटी सेम ही रहना चाहिए, वाटर का कंसंट्रेशन बोले कि बिल्कुल सेम रहना चाहिए। वाटर एंड एसिड का अगर आप रेशियो देखोगे तो कितना होगा, वाटर है 64 तो एसिड कितना हो जाएगा, एसिड बोल रहा है कि 36 हो जाएगा। ये 64 है तो एसिड हो जाएगा आपका 36। अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 से 1 16 बार में, 1 9 बार में, इस 16 और 9 का रेशियो होगा वाटर एंड एसिड का। बाद में देखेंगे कि ये जो रेशियो हुआ है वाटर एंड एसिड का कितना हो गया, 30% एसिड हो गया, मतलब ये 7:3 हो गया। मतलब कि ये भी सही है। इस टाइप में आपको ना चूंकि ये 2 अलग अलग रेशियो है तो दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम हो जाए इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो चेंज हुआ है बस उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब कि सॉल्यूशन से 4 लीटर निकाला, यहाँ पे आया, बाद में आप केवल वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब केवल पानी ऐड कर रहे हो। तो जब पानी ऐड कर रहे हो तो एसिड में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए एसिड वाले जो कॉलम है ना, सेकेंड कॉलम रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो एसिड 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। बात समझ गए। देखिए एसिड पहले भी 9 था, अभी भी 9 है, तो एसिड क्या हो गया, सेम। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वाटर में जो है आपका 5 यूनिट का चेंज आया, तो ये जो 5 यूनिट्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो आपने 4 लीटर पानी ऐड किया था 4 लीटर के बराबर। अब यहाँ से देखो कितना है, ये 21 है और एक 9 है, या फिर आप ऊपर देखो 16 और 9 कितना है, 25। 25 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले कि ये 20 लीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा या ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन वो कितना था, मतलब देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ना, 4 लीटर निकालने के बाद ये रेशियो बच रहा था, मीन्स ये इस स्टेज पे आए थे। ओरिजिनल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 24 लीटर। लेकिन क्या आपको यही चाहिए, बोले कि नहीं, हमें बताना ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर का कंटेंट कितना था। तो वाटर हो जाएगा आपका 24 का 64%, तो 24 चौका 96 और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153। सो 15.36 लीटर इसका आंसर आना चाहिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका आप एलिगेशन लगा सकते हो, तो एलिगेशन लगाने के लिए कोई भी एक लेके चलते, फिर वहाँ से आपको रेशियो पता चल जाता है। मतलब कि हम बोलेंगे कि देखो पहले जो था
64% था वाटर, और उसमें 100% वाटर हमने ऐड किया, फाइनली जो आया है 70% वाटर आया है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 5:1 है। क्वेश्चन में इसी 1 की वैल्यू कितना दिया है 4 लीटर, तो ये 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लीटर। टोटल जो मिक्सचर है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मिक्सचर आ जाएगा आपका 24 लीटर। तो देखिए यहाँ से भी आपका 24 लीटर आ गया। मिक्सचर 24 लीटर है तो इसमें आपको वाटर का कंटेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन है नंबर 28, इसमें है आपका कि दो वेसल है ए एंड बी, इसमें एसिड एंड वाटर है। ए एंड बी में एसिड एंड वाटर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दोनों को 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। हमें बताना है कि एसिड एंड वाटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का भी अगेन एक एवरेज तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, चलो एक देख लेते हैं। जो मेथड 1 आप बोल सकते हो, इसमें एसिड एंड वाटर लेके चल रहे हैं ना, एक का है 7:3, दूसरे का है 4:1। जब क्वेश्चन में बोला है कि 1:2 के रेशियो में मिलाना है, इसका मतलब क्या है कि पहले का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, दूसरे का क्वांटिटी कितना होना चाहिए 2। क्वांटिटी का मतलब नेट क्वांटिटी ना, तो 7 और 3 देखोगे तो यहाँ पे 10 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन पहले का 1 यूनिट दूसरे का 2 यूनिट होना चाहिए। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके कर दिया 20। देखो रेशियो 1:2 का आ गया, तो 1 वाला कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा, 4 वाला कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब एसिड कितना आ गया 23, यानी वाटर कितना आ गया 7, 23:7 आ गया। देखा आपने, ऐसे कर सकते। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि सीधे सीधे ना एवरेज निकालते हैं। पहले केस में देखेंगे एसिड का एवरेज कितना है, एसिड देखोगे कि एक 7 है और 3 है, तो एसिड है पहले केस में 70%, दूसरे में एसिड कितना है, बोलेंगे दूसरे में एसिड है 4/5 का मतलब हो गया 80%। चलो ये भी सही है। अब ये परसेंट वाला एसिड हो गया ना, ये परसेंट है, इसको 1:2 के रेशियो में मिला रहे हैं, तो जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 70, यहाँ से आ गया 160, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 230/3%, इसे आप बोलोगे तो 23/30 आ गया। 23/30 का मतलब होगा कि पहले हम क्या लिए थे एसिड ना, ओके हाँ, तो ऊपर एसिड हो गया नीचे टोटल हो गया। अब एसिड एंड वाटर आपको चाहिए, कितना आएगा, एसिड 23 है टोटल 30 है, तो वाटर कितना आ जाएगा 7। तो देखो आप ऐसे भी कर लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके होंगे, कौन सा पहले स्ट्राइक किया कौन सा ईजी है, बस यही आपको डिसाइड करना होता है। 29 नंबर अगर देखोगे तो इसमें कि ओ एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओ ए का वैल्यू दिया है, ओ बी का वैल्यू दिया है, ये तीनों एंगल इक्वल है, एबीसी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ ओपी बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब हम 2020 मेंस एग्जाम दे रहे थे तो आया था, हमने इसको सॉल्व करने के लिए कोसाइन रूल लगा दिया, जबकि सिमिलैरिटी से हो जाता है। खैर जो हुआ सो हुआ, आप कोसाइन रूल ना लगाए इसके लिए हम इधर हैं। बीच में ओ है तो ये ए ओ बी हो गया और ए बी ओ सी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ए ओ बी मीन्स ए एंगल, बी ओ सी मतलब ए वाला एंगल, सी ओ ए सब बराबर है, तो तीनों अगर इक्वल है तो सबका वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री। ए भी 120 डिग्री है, ए भी 120 डिग्री, ए भी 120 डिग्री। क्वेश्चन बी का वैल्यू भी क्वेश्चन में कितना दिया है 60 डिग्री दिया, समझ गए। और कुछ डेटा दिया है, डेटा क्या है कि ओ ए का वैल्यू है आपका 12 सेंटीमीटर एंड ओ सी का वैल्यू कितना है, ये आपका 9 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ओ बी। तो देखिए आपको ना 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ट्रायंगल हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ए हो गया, ओ ए बी, और एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ बी सी। ओ बी सी, चूंकि पूरा का पूरा एंगल बी 60 डिग्री है, तो जैसे ही हमने बोला कि इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि ये भी सही है। ये हो गया 120 डिग्री, यहाँ पे हो गया थीटा, ये हो गया 60 डिग्री माइनस थीटा, समझ गए। चलिए क्योंकि पूरा का पूरा एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एक पार्ट थीटा है, तो जो दूसरा पार्ट बचा ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए ओ पे ऑलरेडी 120 डिग्री है, ये हो गया 60 डिग्री माइनस थीटा, फिर बचेगा क्या थीटा। जैसे ही 2 एंगल बराबर हुए ट्रायंगल में, ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर, मतलब कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बी एंड सी। अब रेशियो ले लीजिए तो ओ ए बाई ओ बी का जो वैल्यू हो जाएगा यह ओ बी बाई ओ सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी है, एक का था 12 एक का था 9 तो 108 हो गया। ओ बी का वैल्यू कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। जो आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर में है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी ई परपेंडिकुलर है, ए सी के सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के। चलो ठीक है, बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, इसके बाद एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी। तो यहाँ पे दो सिनारियो है, एक तो आपका है एंगल बाइसेक्टर वाला सीन, दूसरा है इसे परपेंडिकुलर वाला सीन। पहले हम परपेंडिकुलर सीन आपको समझा देते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी है ए ई है और इधर 90 है इधर 90 है, ठीक है। फाइनली हमें एंगल ए निकालना है। आपको ये समझना है कि जहाँ पे कट किया पॉइंट क्या है ओ है ना, हाँ ओ। ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना ए डी ओ ई, ए डी ओ ई जो दिख रहा है ना, इसमें दो एंगल ऑलरेडी 90-90 है, एक इधर और एक इधर। 90-90 180 होगी। तो इस एंगल को अगर आप थीटा मानोगे, इस पार्ट वाला जो एंगल है ना ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए ना, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इधर का भी जो एंगल होगा ये भी कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा जो सिनेरियो है उसमें बोला है कि ये जो ट्रायंगल बना ना, अभी ट्रायंगल ये क्या हो रहा है, हाँ ट्रायंगल बना ओ बी सी, इसमें ओ बी एंड मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाके कहाँ पे मिला है पी पे मिला है। और क्वेश्चन में बीपीसी का वैल्यू कितना है 148 डिग्री 148 डिग्री एंगल बाइसेक्टर का सीन है। एंड अब तो ये पर क्या बूढ़े हो गए हैं कि एंगल बीपीसी कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी बाई 2, यही है 148 डिग्री। तो बी ओ सी ये जो एंगल है कितना हो जाएगा 58 का डबल हो जाएगा 116 डिग्री। आपको निकालना है थीटा। देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है 116 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 डिग्री ना। 64 डिग्री 64 एंड 16 कितना होता है 80 डिग्री, 180 लाना था, 64 डिग्री सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 31 देखिए, इसमें एक 3 पर्सन ए बी सी है जो 10, 7 एंड 9% अपने मंथली इनकम का डोनेट करते हैं। उनकी मंथली सैलरी में क्या है कि ए एंड बी का सैलरी इक्वल है एंड डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900। देखो अगर ए एंड बी का सैलरी इक्वल है तो मान लेते हैं दोनों का सैलरी एक्स है। एक बंदा जो है, एक मिनट इधर देखो, यहाँ पे हमने ए लिख लिया, ए बी लिख लिया और ए सी लिख लिया। ये जो है ना डोनेशन कितना करता है, डोनेशन ए अपने सैलरी का 10% करता है, बी अपने सैलरी का 7% करता है, सी अपने सैलरी का 9% करता है। ध्यान दीजिए ये सबका रेशियो नहीं लिखा है हमने, चूंकि ए एंड बी का जो सैलरी है सेम है तो जो डिफरेंस है यहां से ही चला आ जाएगा। डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस एक मीन्स एक्स का 10% है, एक्स का 7%, डिफरेंस ये रहा है 3% का और इसका वैल्यू है 900। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। बेसिकली 100% निकाल लो ना, 100% कितना हो जाएगा आपका 3 पे 1 2 3 4 30,000 हो गया। तो हमें पता चल गया कि ए एंड बी का जो सैलरी है वो दोनों का कितना है 30,000 है। क्वेश्चन में दिया है कि टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी जो है 600 ज़्यादा है दैट ऑफ सी से। चूंकि ए एंड बी दोनों का सैलरी सेम है तो जो टोटल डोनेशन की बात करेंगे, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, यह बेसिकली 7 और 10 मिला के 17% ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 17%। चूंकि 1% का वैल्यू था 300 तो 17% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5100, 5100 हो गया। ये 5100 कितना है ए एंड बी का टोटल डोनेशन। ये सी के डोनेशन से कितना है 600 जाता है। तो डोनेशन ऑफ सी कितना होगा, डोनेशन ऑफ सी हो जाएगा आपका 4500 और सी ने कितना डोनेट किया है बोले कि 9%। तो 9% का वैल्यू कितना हो गया 4500। हमें निकालना है क्या है मंथली सैलरी ऑफ सी। तो 1% का वैल्यू 500, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पे 1 2 3 4 50,000 सॉरी 50,000 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 32 है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में 1400 है, इसमें से 35% स्टूडेंट लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। 80% बॉयज एंड 90% गर्ल्स एग्जाम में पास कर गई, तो बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट फेल कर गए। ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया, और 80% बॉयज पास किए हैं, तो हमें फेल बताना है ना, तो फेल वाला ले लेते हैं। कितना फेल किया? अच्छा, पहले हम देखते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है। आउट ऑफ 35% स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड 65, मतलब 13 एंड 7 हो गया इनका रेशियो। लड़के फेल किए हैं 20% एंड लड़कियां फेल की है 10%। बताइए, हम लोग ज़्यादा फेल कर रहे हैं, बुरी बात। ये हो गया फेल का परसेंटेज। तो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज कितना होगा? तो नॉर्मली आप एवरेज निकाल सकते हो, डेविएशन का यूज कर सकते हो। नॉर्मली निकालना चाहते कितना आएगा? यहाँ पे 260 और यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाई 20, कितना हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाई 20 गया गया। यहाँ से पता चल गया कि 16.5% जो है स्टूडेंट फेल किए, तो ज़्यादा स्टूडेंट फेल नहीं किए। 33 नंबर में है कि इलेक्शन हेल्ड किया गया सोसाइटी में चेयरमैन के लिए। ओके, केवल 2 ही कैंडिडेट है, ए एंड बी। बी को 25% कम वोट मिले हैं ए से। नंबर ऑफ मेंबर जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया वह सेम थे एज द नंबर ऑफ वोट्स जो बी को मिले। हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन? अगर सोसाइटी में टोटल 20,000 मेंबर थे। चलो, ए एंड बी यह आपस में लेके चलिए। क्वेश्चन में दिया है कि बी को 25% कम वोट मिले हैं ए से। 25% कम का मतलब ए को वोट मिले 4 यूनिट, तो बी को वोट कितना मिलेगा? 3 यूनिट। यहाँ से टोटल वोटेड कितना हो गया? बल्कि वोटेड जो हो गया वो कितना हो गया? 7, 4 और 3 मिलकर। नॉन वोटेड कितना है? तो क्वेश्चन में दिया है कि जितना वोट बी को मिला है, देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट कास्ट द वोट was सेम नंबर ऑफ वोट्स दैट कैंडिडेट बी गॉट। कैंडिडेट बी को अगर 3 यूनिट वोट मिले हैं, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 3 यूनिट ने। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया है आपका 10, जिसका वैल्यू कितना है? 20,000। तो फिर भैया एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000। एंड ए कितने वोटों से जीता है? ऑन बाई 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया 2000, मतलब कि 2000 वोटों से जीता है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला देखिए, 34 नंबर है, जिसमें कि रेक्टेंगुलर पोर्शन एयरपोर्ट रनवे जो है उसको रिपेयर किया जा रहा था। एस्टिमेट किस बेसिस पे? अच्छा, पर स्क्वायर यूनिट बेसिस पे एस्टिमेट बोला गया। और पोर्शन जो है 10% से इंक्रीज कर गया, ब्रेथ भी इंक्रीज कर गया 8% से, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क जो है वो भी 15% से इंक्रीज कर गया। हमें बताना है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर एस्टिमेट। आप ये समझिए कि लेंथ जो है उसमें चेंज किया हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ, तो पहले 10 यूनिट था, अब हो गया 11 यूनिट। ब्रेथ 8% इंक्रीज हुआ, 8% का मतलब 4 दूना 8 25, तो 25 से भर के कितना हो गया है? 27 हो गया। एक लेंथ में चेंज हुआ है और एक ब्रेथ में चेंज हुआ, तो एरिया में चेंज हुआ। इसके अलावा जो पर यूनिट चार्जेज एस्टिमेट किया गया था ना, वो भी इंक्रीज हो गया 15% से, मतलब 20 से भर के कितना हो गया? 23। 20 से भर के 23 ही होगा ना, 15, 5 या 15, 20, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ रहा था इनिशियली, जैसे कि 00, 25 दूना 50, तो ये 500 हो जाता ना, तो 5000 था इनिशियली, और ये भर के कितना आ गया? गुना कर लीजिए, 23 को 27 दिया 81, 54 और 8 कितना होता है? 62। 27 दिया 81 होता है ना, हाँ 54 था 62। 11 दूना 22, 23, 66 और 2 68, तो ये इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 1831 का इंक्रीमेंट हो गया ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया है? 36.62 का। 36.62% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर देखिए, इसमें है कि एक वायर है, शेप है रेक्टेंगल का, साइड का रेशियो कितना है? 7:4 है। इनिशियली यह सर्कल के शेप में था, वेरी नियरली इक्वल टू 31.5, मतलब इसका रेडियस था 31.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल बताना। अगर 31.5 सेंटीमीटर था तो लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा 2 पाई आर, 2 इंटू
27/2, 22/7 इंटू 31.5, 7×28.5, तो 22 नवा 198, 198 सेंटीमीटर जो था इसका क्या हो गया लेंथ। अब इसको आपने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रखा है जो है आपका 7:4, मतलब जिस रेक्टेंगल के फॉर्म में शेप दिया आपने, ये 7:4 का, ये है 4, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ना दोनों का सेम होना चाहिए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 7 4 11 दूना 22, 22 यूनिट्स, जिसका वैल्यू कितना है 198, कितनी बार में जाएगा 9 बार में। हमें निकालना है स्मॉलर साइड, 4 यूनिट है, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर मीन्स आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू दो एलॉय है एल्यूमिनियम एंड कॉपर का, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का जो रेशियो है पी एंड क्यू में 5:11 एंड 3:5 है। थर्ड एलॉय फॉर्म किया गया पी एंड क्यू को 1:3 में मिला के, तो बताना है कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि इसको आराम से आप रेशियो से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, पी में क्या है एल्यूमिनियम है एंड कॉपर है, दोनों में एल्यूमिनियम एंड कॉपर है। पी में जो रेशियो है 5:11 का है, इसमें 3:5 का, तो जो टोटल देखोगे ना, टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें 1:3 के रेशियो में मिलाना है पी एंड क्यू को। तो 16 अगर 1 है तो 3 का वैल्यू कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, इसको हमने 6 से गुना किया तो कितना आ गया 48। अब जब 6 से गुना करेंगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 18, हो गया ना, 6 × 35 76 18, तो नया मिलकर कितना आ गया 18 और 5 23 और 30 और 11 मिलकर हो गया आपका 41। वैसे में निकालना क्या है, हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है ना, तो देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ गया, Cu 41 है एंड टोटल कितना हो गया 64, इंटू 100 निकालना है। तो आप सीधे 40 लेके चलते तो कितना आता, 40 लेके चलते तो आ जाता 8 × 25 40, 80 64, ये आ जाता आपका 12.5%, और 12.5 तो 12 × 25 60, मीन्स 62.5 से के आसपास ना, तो सही आंसर आ गया 63%। 37 नंबर में दिया है कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 2:5 है, 10 लड़के जाते हैं 20 नई लड़कियां ज्वाइन करती है, देन स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का नया रेशियो हो जाता है 4:25। हमें बताना है कि स्कूल में अभी जो है लड़के कितने हैं। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो बॉयज एंड गर्ल्स अगर रेशियो लेके चलेंगे तो कितना आएगा, पहले था 2:5, अभी कितना हो गया है 4:25। ये चेंजेस क्यों आया, क्योंकि 10 लड़के चले गए एंड 20 नई लड़कियां ज्वाइन की, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरेज लेते हैं, एवरेज नहीं डिफरेंस लेते हैं, 25 दूना 50 में से 20 गए, 50 - 20 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 80 और 250 मिलके आ गया 330। तो 30 का वैल्यू इतना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो देख लीजिए, बताना है आपको कि नंबर ऑफ बॉयज अभी कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, पहले थे 11 दूना 22, इसमें से 10 चले गए, तो नाउ कितना हो जाएगा 12 बॉयज हो गए, समझ गए ना। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 1 यूनिट में वैल्यू आ रहा है वो पहले वाले रेशियो का आता है, ना कि दूसरे वाले रेशियो का। एक तो ये हो गया, क्योंकि देखिए हर एक रेशियो का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ से जो वैल्यू आएगा हमेशा ऊपर वाले का आएगा। आपके दिमाग में आ सकता है ऊपर वाले का क्यों आया, देख लीजिए। अब बॉयज एंड गर्ल्स को अगर आप 2x एंड 5x लेके चलते हैं एक्चुअल वैल्यू, तो बोलेंगे देखो पहले बॉयज 2x थे एंड लड़कियां थी 5x, 10 लड़के चले गए और 20 लड़कियां ने ज्वाइन किया है, रेशियो 4:25 का हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, ये भी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यह x किसके साथ था 2:5 मीन्स पहले वाले रेशियो के साथ, यही बात। 38 देखते हैं, तो इसमें है कि एक पर्सन जो है सर्टेन अमाउंट डिवाइड करता है अपने बच्चों के बीच 3:4:5 के रेशियो में। तो ABC बच्चे का नाम ले लेते हैं, पहले मिल रहा था 3 4 एंड फिर कितना मिला था 5, बाद में इन्होंने डिवाइड किया है 1/3 1/4 1/5 के रेशियो, जो हो गया है 1/3 1/4 1/5 के रेशियो में डिवाइड किया। अब हिज सन जिसे लोएस्ट शेयर अभी मिल रहा था पहले, अब उसे 1188 मिल रहा है ज़्यादा, तो बताना है कि टोटल अमाउंट कितना। बेहद ही आसान, पहले सबसे कम किसको मिल रहा था, बोलेंगे कि ए को अभी कितना मिल रहा है, ये देख लो,
तो पंचों का 20 दिया 60 है, 60 से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ गया 5 4 9 और 3 12। पहले जो था टोटल 12 यूनिट्स था, अभी हो गया है 15 12 27 और 20 47। अभी 47 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन अब जो भी इंसान है उसके पास पैसे तो सेम ही है, तो पहले जितना डिस्ट्रीब्यूट करे तभी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए ऊपर हमने 47 से या नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 47 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 7 या 21, 4 या 12 तो 14। मतलब पहले इसे 141 यूनिट मिल रहा था, अभी इससे कितना मिलेगा 12 दूना 24, 240 यूनिट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना दोस्त, डिफरेंस कितने का आ रहा है, मतलब कि देखो ना 99 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। इसी 99 की वैल्यू क्वेश्चन में 1188 दे रखी है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये बचेगा आपका कितना 19, 198 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 12। हमें क्या निकालना है, टोटल पैसे कितने थे ना, टोटल कितना हो गया 1 मिनट टोटल, तो 47 इंटू 12 ना, 47 इंटू 12, 1 यूनिट का वैल्यू 12 था तो एक और 12 आ जाएगा। कितना गया बरसात 84 और बरचौक 48 एंड 8 56, 48 7 56 ना, हाँ इसको 12 से गुना कर लेंगे तो बरचौक 48, 12 6 72 एंड 4 76 60 67, 6768 आ रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए केवल यूनिट डिजिट से तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट कितना था सेम। ऐसे आप देख सकते थे कि अच्छा 12 को 568 से कर रहे हैं, 500 मतलब 60 के आसपास आना चाहिए, 60 के आसपास यूनिट डिजिट 1 वाला एक ही ऑप्शन, ऐसे भी कर सकते हो। 39 ए क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें से हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो ध्यान रखेंगे, एक साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स ये वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा का। एंड अगर आप कॉस 2 थीटा का वैल्यू लिखने जाएंगे तो बहुत सारा वैल्यू आता है, एक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वैल्यू आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और वैल्यू आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसे हम क्या लिख लेंगे कॉस 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा कॉस साइन 2 थीटा, यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा, ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा, जिसे आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा साइन 4 थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है तो ये आ गया आपका साइन 60 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से आ गया √3/4, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगला देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू m दिया है, सेक प्लस कॉसेक का वैल्यू n दिया है, और n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो हमें m स्क्वायर माइनस 1 चाहिए ना, निकाल लेते हैं। m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सीधे हमने स्क्वायर करके लिख लिया। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू आ गया है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी n से मल्टीप्लाई करना है, जो n है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखोगे आप 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, है ना, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आ गया। अब n देखो, साइन प्लस कॉस किसका वैल्यू है m का, एंड साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू किसका है, बोलेंगे कि ये तो आपका आ गया m स्क्वायर माइनस 1/2 का, समझ गए ना। तो n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2m, n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ये है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें तारक मेहता है उल्टा चश्मा वाले। इन्होंने एक टी शर्ट एंड जीन्स लिया है, अच्छा लिया नहीं है बेचा है, 25% प्रॉफिट मिला है ओवरऑल पे। प्रॉफिट जो इन्हें बस टी शर्ट पे मिला है वो 20% का है। अगर वे कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट दोनों को 200 रुपये से कम कर दे तब एंड अच्छा नहीं देन इनका जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाता है। मतलब अगर इन्होंने कॉस्ट प्राइस भी कम किया सेलिंग प्राइस भी कम किया
तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है 30% हो जाता है। अर्लियर मीन्स पहले प्राइस ऑफ जीन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स है वो 80 रुपीज कम था सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट से। हमें बताना है कि व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द पेयर ऑफ टी शर्ट जस्ट 150%। क्वेश्चन स्किप करने वाला है एग्जाम में आएगा तो, लेकिन अभी तो एग्जाम नहीं है तो हम कर लेते हैं। जो तारक मेहता जी के पास एक है टी शर्ट और एक है जीन्स, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। एक बात बताइए, बस टी शर्ट पे इनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5x का सामान लेके 6x में बेचेंगे, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट है। हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि जब जीन्स के बारे में बात करोगे ना, जीन्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपये कम है, हाफ ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट। पहले टी शर्ट का सेलिंग प्राइस है 6x, इसके आधे से 80 रुपीज कम हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अपने पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे 8x माइनस 80 जो है ना, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। समझ गए। अब देखिए, क्या हम टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं? बोले कि बिल्कुल, चूंकि इन्हें 25% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, तो इसमें हम 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी तक आपको जीन्स का सेलिंग प्राइस पता नहीं चला है, पता करने की जरूरत है या नहीं है तो बाद में देखा जाएगा। तो 5/4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस 100। अगर आप जीन्स का सेलिंग प्राइस पता करना चाहें तो 10x माइनस 100 टोटल सेलिंग प्राइस है, 6x है आपका टी शर्ट का, तो जीन्स का कितना हो जाएगा 4x माइनस 100। बात समझ में आ गया? बोले कि बिल्कुल सही। नाउ अब सिनारियो क्या है, सिनारियो है कि इन्होंने क्या बोलते हैं टी शर्ट के कॉस्ट प्राइस को 200 से कम किया, क्या जीन्स के कॉस्ट प्राइस को चेंज किया? इन बोले कि बिल्कुल भी नहीं। तो अब जो कॉस्ट प्राइस है टोटल, पहले 8x माइनस 80 था, अब हो जाएगा 8x माइनस 280, 200 रुपये से कम करना है। सेलिंग प्राइस इन्होंने जीन्स का सॉरी टी शर्ट का कम किया है 200 से, क्या जीन्स को डिस्टर्ब किया? बोलेंगे कि नहीं। तो ओवरऑल जो चेंजेज आएगा सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10x माइनस 300। ऐसे सिनारियो में इन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30% का हो रहा है। तो बस काम कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं ना, और 10x माइनस 300 डिवाइडेड बाई 8x माइनस 280, ये वैल्यू आ रहा है 13/10। कितना आ जाएगा 104 में से 100 गया 4x इक्वल टू 3000, ये आ जाएगा 0, 13 8 104, 26 10 36, तो 3640, तो 640 आ गया ना। x का वैल्यू आ गया 160 रुपये। समझ गए ना। अगर x का वैल्यू 160 रुपये है तो जो कॉस्ट प्राइस था इनका, कॉस्ट प्राइस ये था कितना टोटल 8x माइनस 80, ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक 1280 में से 80 गया 1200। ध्यान दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है तो बताइए ये क्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जो टोटल सीपी है ना, टोटल सीपी ये कितना है आपका 1200। इन्होंने बोला है कि व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन पेयर, पेयर पे ही मार्क, तो ये तो पेयर का ही कॉस्ट प्राइस आया है, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए ताकि इनको 50% का प्रॉफिट हो। तो 1200 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके 1800 लाएंगे। बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस आना चाहिए था, यहाँ मार्क प्राइस क्यों आ रहा है? जब तक आप डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हो तब तक मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो ही नहीं रही है, तो जो मार्क प्राइस है उतना पे ही बेचेंगे, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 4x माइनस 100 कैसे आया जीन्स का, तो यहाँ से आया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अमन एंड भानु एक बिजनेस चलाते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक साथ। फर्स्ट ईयर के एंड में आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1000 अमन को 400 मिले, विच इज 25 रुपीज मोर देन व्हाट ही वुड हैव गॉट अगर उन्होंने 3000 रुपये लेस इन्वेस्ट किए होते हैं, भानु ने 1000 लेस इन्वेस्ट किए होते। भानु का शेयर बताना है अगर अमन 3000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, एंड मतलब समझ ही गए। आइए,
तो यहाँ पे अमन है और ये है भानु। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अभी सिनारियो क्या है प्रॉफिट का। अच्छा, अज्यूम करना है कि प्रॉफिट हर एक केसेज में सेम है, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो चेंज नहीं हो रहा है कभी भी। तो 1000 के प्रॉफिट में अमन को मिले हैं 400, तो भानु को कितने मिले होंगे 600। इसका मतलब इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो अभी है 2:3, अभी है 2:3। बोला कि विच इज 25 मोर देन व्हाट ही वुड हैव गॉट अगर उन्होंने 3000 कम इन्वेस्ट किया होता। चूंकि इक्वल टाइम के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है ना, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। अब देखिए बोल रहा है कि अगर किसने ही किसके लिए, अमन ने 3000 कम इन्वेस्ट किए होते, मतलब 2x माइनस 3000 इन्वेस्ट किया होता है ना। भानु ने 1000 कम इन्वेस्ट किए होते, 1000 कम इन्वेस्ट किए होते। इसमें जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट कैसे होता, प्रॉफिट जो 400 का था ये 25 रुपये क्या है ज़्यादा है। मतलब कि अभी इनको प्रॉफिट हो गए होते 375 का, और इनको प्रॉफिट कितना होगा 625 का, क्योंकि टोटल मिला के 1000 ही रखना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना था। बाय द वे ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी सेम ही होगा ना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2x एंड 3x है। तो देख लीजिए 2x माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1000 इक्वल टू 125 तिहाई 375, 125 बच्चे, तो 10 में से 9 गया, कितना हो गया 1, x का वैल्यू कितना आ गया 15 हो गया, तो ये 15 उधर जाके 3, तो 12000 आ गया ना। x का जो वैल्यू है कितना है 12000। अगर x का वैल्यू 12000 है दोस्त, तो हमें इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पता चल गया ना। इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 36000, और इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 24000। नाउ अभी का जो सिनारियो है उसमें अमन एंड भानु का इन्वेस्टमेंट कैसा है। अमन ने 3000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, तो 12 से बढ़ के कितना हो गया 15000 हो गया अमन का। और सॉरी 24 था ना, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एंड भानु का इन्वेस्टमेंट था 36000, ये 3000 कम करते हैं तो 33000 हो जाएगा। गया गया, तो 3 27, 3 11 33, ये जो 20 यूनिट है 20 यूनिट्स, इसका वैल्यू कितना हो गया, बोले कि 1000, चूंकि प्रॉफिट सेम ही रेशियो में बटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 रुपये। हमें किसका निकालना है भैया, भानु का। तो भानु जी को 11 यूनिट मिले हैं, भानु जी को मिलेंगे 550 रुपये। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, मतलब प्यारा तो है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मनु ने एक जैकेट लिया है सरोजनी मार्केट से, जो कि दिल्ली में है, 1000 में, इसे मार्कअप किया है P% पे। ओके, इसके बाद वो डिस्काउंट देता है 0.4P% का, एंड स्टिल इनको प्रॉफिट होता है आपका 0.4P% का। तो बताना डिस्काउंट का अमाउंट कितना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको समझना है कॉस्ट प्राइस है ना, मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये होता है आपका 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंट। चूंकि ये बंदा P% का क्या किया है मार्कअप किया है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो मार्क प्राइस इनका 100 प्लस पी होता P% के मार्कअप के बाद। अब क्या है कि 100 में से 0.4P को माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट है, एंड 100 में 0.4P को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका है प्रॉफिट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, हमने बहुत बार बताया, अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो कभी ना कभी सुना ही होगा, इफ A बाई बी इक्वल टू C बाई डी, ये रेशियो सही होना चाहिए। देन सेम रेशियो जो A बाई बी बाई C बाई डी का है, यह A माइनस C, 1 मिनट, ये सीरी क्या करती है भाई B माइनस डी के बराबर होगा। ध्यान दे, ये आप तभी बोलोगे जब ऊपर वाला कंडीशन सही है। तो यहाँ पे A तो ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो यही रेशियो ऊपर के डिफरेंस और नीचे के डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो 100 में से 100 माइनस 0.4P माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, A पॉइंट आएगा 0.4P का, यहाँ पे आ जाएगा 100 कैंसिल होके 0.6P का। और यही डाउट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 0.4P बाई 0.6P कैसे आया। अब देख लो, ये 100 बाई 100 प्लस P है इक्वल टू गया 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 300 200,
300 में से 200 गया 100, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 50। बात समझ में आएगा? बोल के बिल्कुल समझ में आ गया। अगर पी का वैल्यू 50 है तो जो डिस्काउंट है ना दोस्त, डिस्काउंट कितना मिलेगा? 0.4 पी, मतलब किया गया 20% का डिस्काउंट था। समझ गए? बोल के बिल्कुल समझ गए। अब आ जाते हैं तो डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट निकालना है वो कैसे होगा? 1000 रुपये इनका कितना है? कॉस्ट प्राइस है। पी परसेंट का इंक्रीमेंट दिया है इन्होंने, वैसे पी का वैल्यू कितना 50, मतलब 3/2 इंक्रीमेंट हो गया। अब इस पर 20% मतलब 1/5वां हिस्सा डिस्काउंट दे देंगे। गया तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना है? 300 का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें एक ही 2 सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डीसीटी निकालना। तो जो डीसीटी का फॉर्मूला होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत देखा होगा। तो होता है d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है 13, तो 13 का स्क्वायर। रेडियस का डिफरेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर। 169 में से 4 का √165। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 45 नंबर है कि रेडियस ऑफ सर्कल है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ निकालना है सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। तो जब आप एरिया निकालने जाओगे तो कितना होता है? ये होता है ना πr² थीटा बटा 360 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 लिखेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 ऑफ पाई का मतलब 22/7 गुना 14 गुना 14। तो ये हो गया कितना? 7 छक्का 42, 3 बार में। तो 14 दूना 28 और 28 दो 30/3। तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 46 नंबर है। इसमें है कि एक इंसान 40 किलोमीटर दौड़ता है, इसका ज़रा जो टाइम टेकन, चलो 40 किलोमीटर जाना है और इन्होंने 10 किलोमीटर के 4 सेक्शन बना रखे हैं। ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, एंड इधर भी क्या हो गया 10 किलोमीटर। ऐसे करके जाना है आपको। जो पहले 10 किलोमीटर में टाइम लगा है वह इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ये मीन 10 किलोमीटर सेकेंड वाला। मतलब यहाँ पे अगर टाइम t लगा है तो यहाँ पे कितना लगेगा 2t। फिर बोला है कि जो थर्ड हाफ में टाइम लगा है वह आपका क्या है? फोर्थ हाफ का आधा है। फोर्थ हाफ में जो टाइम लगा है फोर्थ 10 किलोमीटर में वह पहले के बराबर है, मतलब ए भी है 2t और यहाँ पे हो गया t। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो पहला 10 किलोमीटर उसमें स्पीड इनकी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस काम खत्म, हमें निकालना क्या है? एवरेज। तो अब देखो 10 किलोमीटर जा रहे हो 40 की रफ्तार से, टाइम लग रहा है 2t। गया t का वैल्यू कितना आ गया? 1/8 आवर। समझ गए ना? तो v एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 2 2 4 और 2 6, 60। तो फिर 2 तिहाई 6 बिस्सा 160/3 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, ये 47। इसमें है कि अनुज एंड अनूप जो है वो ए से बी जाते हैं अपने अपने कार में। अनुज 70 की रफ्तार से जा रहा है, यह 3 हॉल्ट लेता है 30 मिनट का। अनूप 80 की रफ्तार से जा रहा है, 4 हॉल्ट लेता है 15 मिनट का। अनुज को टोटल 8.5 आवर्स लगते हैं, तो फिर अनूप को कितने लगेंगे? और अनुज 8.5 आवर्स लिया है, लेकिन यह 3 हॉल्ट लिया है 10 मिनट्स का। टोटल हॉल्ट कितना होगा? टोटल हॉल्ट जो है 0.5 आवर्स का हो गया। ठीक है, 10 या 30 मिनट, आधा घंटा का हो गया। तो ट्रेवल टाइम कितना है इनका? ट्रेवल टाइम लगेंगे इनको 8 घंटे। तो डिस्टेंस कितना होगा? 70 के रफ्तार से जा रहे हैं तो आगे आपका 560 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस जो है ना अनूप ट्रेवल कर रहा है, इन्हें ट्रेवल टाइम कितना लगेगा? बोले कि देखो 560 किलोमीटर जाना है 80 की रफ्तार से, 7 घंटे लगेंगे। लेकिन हॉल्ट टाइम भी तो है, कितना देर रुकेगा? पता चला कि 15 मिनट करके 4 बार रुक रहे हैं, मतलब 1 आवर तो रुक ही रहा है। टोटल टाइम कितना होगा? तो 7 और 1 मिल के आ गया 8। तो 8 घंटे इन्हें टोटल जर्नी में लगेगा। ठीक ही है,
560 किलोमीटर 8 घंटे में। तो इनका इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। एक प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लॉन्ग और यह स्टार्ट होता है जहाँ पे 1.2 किलोमीटर का ब्रिज खत्म होता है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ट्रैवलिंग स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटा, उसे कितना टाइम लगेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ ब्रिज, ब्रिज से लेके इस ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो ब्रिज है ना यहाँ तक, ये हो गया कितना 1200 मीटर, एंड जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी है 400 मीटर, और ट्रेन के खुद की लंबाई कितनी है 200 मीटर। तो यहाँ से ऐसे ट्रेन चलना स्टार्ट करेगा 200 मीटर का, फिर खत्म होगा तो यहाँ पे 200 मीटर क्रॉस कर जाएगा। टाइम कितना लगेगा, बोले कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। कोई फ्रंट पार्ट देखो यहाँ से स्टार्ट होके, लेकिन देखो 1200 तो ये इसे जाना ही है, 400 जाना ही है, और अपना लेंथ जो है 200 वो भी जाना है। स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटे में 5/18 से गुना कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, कितना हो गया 12 4 16 तो 18, 1800 बता 20, तो यहाँ से कितना हो गया 90 सेकेंड, जिसे आप बोल सकते हो 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इसमें है कि पाइप ए जो है कि एम्प्टी टैंक को 30 घंटे में फिल कर सकता है, बी 10 घंटे में। लीकेज के कारण पाइप ए एंड बी दोनों को 1.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं फिल करने में। हमें बताना है कि लीकेज अकेला टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। बेहद ही आसान है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ए को 30 घंटे लगेंगे, बी को 10 घंटे। अब हमें देखना है ना कि पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे टोटल कैपेसिटी हमने मान लिया 30, ओके, तो ए का एफिशिएंसी वो 1 हो गया, इसका हो गया 3। अब इन्हें कंबाइंड टाइम कितना लगता, बोलो कि देखो 30 फिल करना है 4 के रफ्तार से, तो 7.5 आवर्स जो है ना टाइम लगते। लीकेज के कारण जो है 1.5 घंटे ज़्यादा लग गए। 1.5 घंटे मतलब 7.5 लगने थे, लग गए हैं कितने 9 आवर्स। अब इनका इफिशियंसी कितना है, बोलेंगे कि 30/9, जिसे आप बोल सकते हो 10/3 नेट इफिशियंसी हो गया। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बोले कि देखो इन दोनों का मिला के तो 4 है, इसमें 10/3 माइनस कर दो तो 2/3 हो गया सी का इफिशियंसी। तो सी को टाइम कितना लगेगा एम्प्टी करने में, 30 एम्प्टी करना है 2/3 के स्पीड से, पता चला कितना 45 आवर्स में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, ये 50 और ये आखिरी क्वेश्चन है। एक इनलेट पाइप है जो रिवर से रिजर्वायर तक जाती है, 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है। एक आउटलेट पाइप है जो कंप्लीटली 50 दिन में खाली कर सकती है। पाइप को ओपन किया गया ऑल्टरनेट डे में, ए से स्टार्ट हो गया। तो हमें बताना है कि किस दिन जो है रिजर्वायर पहली बार भर जाए। बस वही बात, ए है बी है, ये 30 दिन में और ये 50 डेज में खाली कर सकती है। टोटल कैपेसिटी जो है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आ गया है 150। ए का इफिशियंसी 5 है, बी का इफिशियंसी आ जाएगा 3, माइनस लिख सकते हैं। तो डे 1 पहले दिन कौन आएगा, तो हमें पता चला पहले दिन आएगा ए आके 5 यूनिट फिल करके भरा चला गया। डे 2 में बी आया और 3 यूनिट खाली कर दिया। हमें पता चलेगा कि 2 डेज में टोटल 2 यूनिट जा रहा है, हमें कंप्लीट फिल करना है। तो कंप्लीट फिल करने से पहले आप ये देखिए कि जो ए जब भी आएगा 5 यूनिट फिल करेगा, बाद में बी आके खाली कर रहा है, तो टोटल 150 फिल करना है। तो हम बोलेंगे 150 में से 5 खाली करके कम से कम रखो, मतलब 145 तक रख सकते हो। लेकिन चूंकि 2 का मल्टीपल 145 नहीं आता है, इसलिए हमने 77 से गुना किया, तो 144 आ गया, और यहाँ पे आ गया 144 डेज। या फिर ये देखिए 2 डेज में कितना है आपका 144 डेज में 144 यूनिट होगा। एक बात बताइए, 145 डेज जब आएगा तो जब 5 यूनिट फिल करेगा तो 149 होगा, फिर 146वें दिन वो 3 यूनिट खाली करेगा तो 146 पे बचेगा। हमें पता चल गया कि 146 यूनिट जो है आपका 146 डेज में हो जाएगा। हम आपको 144 इसीलिए पहले दिखाएं ताकि आपको पता चले कि 145वें दिन जब ए आ रहा है तो पूरा फिल नहीं हो रहा है रिजर्वायर, 1 यूनिट बच जा रहा है, और फिर आपका बी तो खाली कर देगा। तो 146 दिन में 146 यूनिट फिल हुआ है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, क्योंकि देखो 146 तो चला गया,
आखिरी दिन के लिए 4 यूनिट बचे हैं, लेकिन इसका इफिशियंसी है 5, तो इतना डेज लगेगा। हमें बताना है किस दिन काम हो रहा है, तो 147th डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो ये रहा आपके IRS पार्ट 3 के जो पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।